करें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज एक ख़ास मेहमान मेरे साथ हैं और ये ख़ास मेहमान वो हैं जो एक ख़ास तलफ़ुज़ डिक्शन के साथ जिस फिल्म का नाम लिया जाता है अवतार, और अवतार में जो कैरेक्टर प्ले किया है, जिसने धूम मचाई है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में क्या भारत में शायद ये हॉलीवुड की सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म होने वाली है। और हमारे अपने मध्य प्रदेश के अवतार आशीष सिंह, जो बादलपुर बैतूल के पास का है, उसके आशीष सिंह हमारे साथ हैं। एक बहुत ही टैलेंटेड युवा है और देखिए आपने कितने मेकओवर के बाद ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कोई कह नहीं सकता। एक गिफ्टेड पर्सनैलिटी हैं, ईश्वर ने इनको एक बहुत सुंदर व्यक्तित्व दिया है और उसी के साथ उतनी खूबसूरत इनकी आवाज़ है। तो मैं आज अपनी एडिटोरियल टीम के साथ जो यहाँ बैठी हुई है और वो सब बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं, हम सब किसी बच्चे की तरह देख रहे हैं बादलपुर के आशीष को कि कोई इतना सिमिलर कैसे हो सकता है यार, कैसे इतने नज़दीक हो सकते हैं ये। और पर्सनैलिटी तो माशाल्लाह छरहरे हैं। और जो मुख्य किरदार है पेंडोरा ग्रह से आए हुए वो ख़ास मेहमान जिन्हें देखकर ही डर लगता है। तो आशीष जी के पास मैं सीधे चलता हूं। आशीष, कुछ पहले अपने बारे में बताएं, लेकिन पहले उस कैरेक्टर में जाइए और उस कैरेक्टर में कुछ बताइए हमको। देखिए, हमारा देश है, ये हमारी दुनिया है और इसके लिए हमें लड़ना होगा तो हम लड़ेंगे। और जब हमारा परिवार ही नहीं रहेगा तो फिर हम अपने लोगों को कैसे बचाएंगे? इसलिए हमें चलना होगा पानी की तरफ, द वे ऑफ वाटर। क्या बात है, द वे ऑफ वाटर। ये वो फिल्म है जो धूम मचा रही है दुनिया में। $1 अरब ये हासिल कर चुकी है। जेम्स कैमरून की ये फिल्म है। बादलपुर का आशीष सर, मुझे छोटे कस्बों के नौजवान बहुत फैसिनेट करते हैं, क्योंकि भोपाल भी माफ़ कीजिएगा गांव है और मैं भी एक बहुत छोटे शहर का हिंदी मीडियम का एक बालक रहा हूं। अब बालक तो नहीं रहा, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं छोटे कस्बे की सच्चाई, उनकी आंखों की पवित्रता। इस तरह का एटीट्यूड मेरा है। 2022 में कितना है, 23 में कितना होगा, ये आप बताएंगे, क्योंकि आप मुझसे जूनियर जनरेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली जब आप एक गांव से बिलोंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाती है जो आपको शहरों में मिलती है, लेकिन टैलेंट तो कहीं पर भी पनप सकता है। तो डेफिनेटली मैं बादलपुर नाम के एक छोटे से गांव से हूं और जैसे सर ने कहा बादलपुर का आशीष, तो आज से 7-8 साल पहले 2016-17 में मेरे पास कोई ऐसा ख़ास नाम नहीं था, तो मैंने अपने गांव को ही अपने नाम में जोड़ दिया और इसे बना दिया बादलपुर का आशीष। आज ये एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है मेरा और इसी नाम से मुझे वॉइस इंडस्ट्री के लोग और साथ ही जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो बादलपुर का आशीष के नाम से ही जानते हैं। पिछले कुछ समय से मिस्टर बॉस भी जुड़ चुका है मेरे साथ, लेकिन अभी बादलपुर का आशीष ये ज़्यादा फेमस है। क्या बात है। और आपके, मुझे लगता है कि कितना अच्छा हो अगर हम ये अपने शहर का नाम अपने साथ कैरी करें। आमतौर पर शायर और कवि ऐसा करते हैं, राहत इंदौरी है ना साहब, वसीम बरेलवी, लेकिन अगर कोई आर्टिस्ट अपने साथ जोड़ लेता है, कोई जर्नलिस्ट जोड़ देता है, शरद भोपाली है ना, अगर जोड़ ले, लेकिन आप फिर बोलेंगे कि शायर हैं, जर्नलिस्ट कैसे हो सकते हैं? तो ये ट्रेंड शुरू करना पड़ेगा कि शरद भोपाली, सौरभ खंडवा वाले है ना, दिलीप बैतूल वाले, मतलब कितना मजा आएगा सर। करना चाहिए ये एक्सपेरिमेंट। 2023 में आलतू फालतू का कुछ मत रेजोल्यूशन करिए सर, आप तो अपने दिल में बिठा लीजिए कि शरद भोपाली जर्नलिस्ट है साहब, भोपाल की हैं तो भोपाल की बात करते हैं, तकलीफ क्यों हो रही है आपको ये? क्यों आशीष जी, आप भी अलग अलग तरह की आवाज़ें और बड़ा मिमिक्री का एक बड़ा आपका अलग स्टाइल होता है, लेकिन मैं अपनी टीम की तरफ चलूंगा। हमारे साथी आशीष एक बहुत ही काबिल हमारे युवा साथी हैं। दिलीप हमारे साथ हैं। दिलीप, सबसे पहला सवाल, एक टीम की झलक दिखा दो आशीष, सबको बधाई देते हुए। हमारे ये युवा साथी हैं जो हमारे साथ अलग अलग मोर्चों पर, मैदान पर डटे रहते हैं और अगेंस्ट ऑल ओड्स हमेशा डिलीवर करते हैं। दिलीप, हाँ, क्या सवाल करोगे आप? आशीष, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जो जैक सली का जो कैरेक्टर है, वो उसमें आपको ऐसा क्या खूबी लगी है उस कैरेक्टर में आपको, ऐसे कि आपने सोचा कि मैं पेंट करूं अपने आप को और उनकी तरह दिखूं? पहला सवाल तो ये है। बिल्कुल, देखिए, ये बात अभी की नहीं है, ये शुरुआत हुई लगभग 10 साल पहले, 2012 में जब मैं भोपाल आया सबसे पहली बार। तो मुझे किसी व्यक्ति ने कहा कि यार आपको कहीं देखा है। मैंने कहा कहाँ देखा है? अरे आपको तो वो उस मूवी में देखा है, अवतार। तो मुझे लगा यार ये थोड़ी बेइज्जती जैसी है, मतलब वो तो बड़ा नीले नीले अजीब से लोग दिखते हैं। तो मुझे शुरू में तो बड़ा अजीब सा लगा कि यार ये ऐसे कैरेक्टर से मेरा कंपेयर कर रहे हैं।
कुछ समय के बाद मैंने कहा ठीक है, लेट्स मेक इट कॉम्प्लीमेंट, लेट्स मेक इट, टेक इट एज ए कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने तब से इसे एज ए कॉम्प्लीमेंट लेना शुरू कर दिया, और मुझे अभी बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कोई कहता है कि आप उस कैरेक्टर जैसे दिखते हो, जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली मूवी है। और तो सिर्फ वो एक बार की बात नहीं है, मैं कहीं भी नई जगह पर जाता हूँ तो मुझे लोग रिलेट करते हैं कि आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर, आपका फेस, आपका नोज़, आपके फीचर्स काफ़ी हद तक उस कैरेक्टर से मिलते हैं। तो बस चूँकि ये 13 साल बाद सेकंड मूवी आई है, 2009 में पहली मूवी आई थी, तो इट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी। और मैंने आज से 6 महीने पहले जब इसका ट्रेलर आया था, तभी मैंने सोच लिया था कि यार इस बार तो करके दिखाना है, इस बार ऐसा कुछ करना है कि इसका जो कॉस्प्ले वगैरह है ऐसा कुछ करना है। मतलब एग्जैक्टली ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ करने वाला हूँ मैं, और मुंबई में करने वाला था मैं। लेकिन हालांकि मेरे मित्र अमन भाई भी आए हैं, उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया था कि यार भोपाल में ना लोग पता नहीं इसको कैसे लेंगे, क्या रिएक्ट करेंगे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, भोपाल में नहीं करते, मुंबई में करते हैं। बट मुंबई में वो नहीं हो पाया। भोपाल में किया, बहुत अच्छा रिएक्शन था। जो फर्स्ट बार मैंने किया था आज से लगभग 10 दिन पहले, 17 तारीख को, 17 दिसंबर को, तो वो मेकअप करवा के मैं गया था DB सिटी मॉल, और वहाँ पे लोगों का रिएक्शन ज़बरदस्त था। 200 से भी ज़्यादा लोगों ने मेरे साथ सेल्फीज़ क्लिक करवाए और सभी ने बहुत तारीफ़ की, तो कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। और अब आपके सामने हूँ। क्या बात है, माशाल्लाह, आपका ये जो गेटअप है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शानदार है। लेकिन क्या ये एकमात्र गेटअप है जो आप अपनाते हैं? इसके अलावा भी कोई गेटअप इससे पहले आपने ट्राई किया है, या दिमाग में है कि ट्राई करूंगा? हाँ, दिमाग में तो है, क्योंकि कप्तान जैक स्पैरो ये जो कैरेक्टर है, कहीं ना कहीं उससे भी मेरी शक्ल थोड़ी बहुत मिलती है। और चूँकि देखो, हमेशा वो शराब के नशे में होता है। अगर आपने मुझे वो ब्लैक पर्ल जहाज़ नहीं दिया तो मैं आपको उसी वीरान टापू पर छोड़ आऊँगा जहाँ पर पीने के लिए आपको शराब भी नहीं मिलेगी। So kind of वो ऐसे बात करता है। इंतजार करेंगे, बहुत कमाल का तो वो कैरेक्टर है। अगली मूवी जब आएगी तो मेरा नेक्स्ट टारगेट वही है कि मैं कप्तान जैक स्पैरो का कॉस्प्ले करूं, और इससे पहले मैंने कभी नहीं किया। अवतार का जो फर्स्ट कैरेक्टर था, ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। लेट्स सी कि फ्यूचर में क्या कुछ करता हूँ। आपका जो पूरा चेहरा है मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई हुई किसी कृति की तरह दिखता है। खासतौर से आपकी नाक का ये खूबसूरत कर्व जो है, जो ऊपर से चलकर टर्न आउट होता है, ये मतलब मैं कहूँगा कि इट वाज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। इस तरह का व्यक्तित्व तो आपको कम मिलता है। और आप देखते हैं आमतौर पर तो जो ये इनकी पर्सनैलिटी है, ये जो कैरेक्टर इन्होंने किया है, इन्होंने नहीं, जिन भाई साहब ने किया है, उन भाई साहब को डिज़ाइन किया गया है। लेकिन ये गिफ्टेड वैसे हैं सर, तो ये सबसे बड़ी खास चीज़ है। सौरभ, तुम्हारी तरफ आता हूँ मैं, क्या पूछना चाहोगे? मेरा आपसे सवाल यह है, मैंने मूवी देखी है और वो बहुत 3 घंटे 12 मिनट की मूवी है, और कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि हम ये बांध नहीं रही है हमें। तो मैं अपने सवाल पर आना चाहूँगा। हॉलीवुड मूवीज़ का एक अलग कल्चर होता है, एक अलग सिनेरियो होता है, अलग तरीके से शूट की जाती है। वो इमोशंस को वॉइस ओवर में लाना, उसको आप कैसे देखते हैं? आपके लिए क्या मुश्किल बहुत अच्छा रहती है? सवाल। देखिए, जैसे कि अभी अवतार वाली बात चल रही थी, बेसिकली मैं एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, फुल टाइम वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, और कह सकते हैं कि मैं अपनी मुंह की खाता हूँ। तो डेफिनेटली हॉलीवुड के कैरेक्टर्स ने मुझे हमेशा से इंस्पायर किया है। उनकी खासकर जो डबिंग होती है हिंदी में, पहले की डबिंग में और अभी की डबिंग में बहुत अंतर है। इंडिया में सबसे पहले जो डबिंग हुई थी वो जुरासिक पार्क की हुई थी हिंदी में। उस समय की डबिंग में सिंकिंग प्रॉपर नहीं होते थे, कैरेक्टर्स की वॉइसेस प्रॉपर नहीं होते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्हीं आर्टिस्ट लोगों ने अपने आप को निखारा, और आज का जो समय है इसमें जो डबिंग होती है, आपने देखा है कि साउथ की जो मूवीज़ है, बाहुबली साउथ में बनी थी, बट वो जब हिंदी में डब हुई तो कोई ये नहीं कहता है कि वो साउथ की मूवी है, हिंदी में ही लगती है, हिंदी में बनी है। अवेंजर्स की अगर हम बात करें तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, खासकर आयरन मैन का जो कैरेक्टर है, जो राजेश खट्टर जी ने अपनी आवाज़ दी है, उन्होंने उसमें ऐसा जान डाल दिया है कि अगर वो नहीं हो उस आवाज़ के पीछे, उस कैरेक्टर के पीछे, तो वो लगता है कि वो कैरेक्टर में वो दम ही नहीं रहता। मतलब उन्होंने एक अलग ही जान डाल दिया उस कैरेक्टर में। तो बिल्कुल हम लोग जब भी कैरेक्टर प्ले करते हैं, उनकी वॉइसेस करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो आर्टिस्ट क्या कर रहा है। वो रो रहा है, वो हंस रहा है, वो बातें कर रहा है, और उसको, उसकी लाइफ को हम अपने अंदर महसूस करते हैं और उसे हम जीते हैं। एग्जैक्टली वही होता है कि
वो तो एक्ट कर रहा है दिखते हुए, लेकिन उससे ज़्यादा कठिन काम डबिंग आर्टिस्ट, वॉइस आर्टिस्ट का होता है, जो एक जगह पर खड़े होकर एग्जैक्टली वो सब कुछ करता है जो उस मूवी में वो कैरेक्टर कर रहा है। वो दौड़ रहा है तो आपको दौड़ना भी पड़ेगा, आपको हाँफना भी पड़ेगा, आपको रोना भी पड़ेगा, आपको सब कुछ करना होता है। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है कि आपको एक आर्टिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये एक किस्म का मेटामॉर्फोसिस है, आपका दूसरी काया में प्रवेश होता है। जब आप उसमें प्रवेश करते हैं तो उसी कैरेक्टर की तरह सोचते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि कई ऐसे आर्टिस्ट हैं, शरद केलकर की बात करें बाहुबली में, मतलब आप बिना फील किए कह ही नहीं सकते। मनीष खुद मुंह की खाते हैं आपकी हमारी तरह, क्यों सर? मुंह की खाते हैं ना, मुंह की खाना तो वैसे दूसरी किस्म का मुहावरा है सर, लेकिन यहाँ हम जो बात कर रहे हैं मुहावरे की, मैं इनके सामने कॉन्शियस हूँ, इसलिए इस तरह का प्रॉब्लम कर रहा हूँ, थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं हम एंकर भी कहीं पीछे नहीं होते हैं। मनीष, क्या पूछना चाहोगे? आप बड़ी खूबसूरत आवाज़ है मनीष की जी। थैंक यू सर। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एज अ आर्टिस्ट, वॉइस ओवर आर्टिस्ट में हमें सबसे पहले देखना होता है कि हम कितने कैरेक्टर्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो जितना मैंने आपको सुना उससे मुझे ये तो रियलाइज़ हो गया कि आप ऋतिक रोशन और थानोस की बहुत अच्छी आवाज़ निकाल सकते होंगे। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप एक बार थानोस की आवाज़ हमें सुना दें। थैनोस, आप इसको हाथ में पकड़िए, बहुत ज़रूरी है। थैनोस एक बहुत ही दमदार कैरेक्टर है, कह सकते हैं पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी मूवीज़ बनी है अभी तक, उन सारे मूवीज़ में सबसे ताकतवर कैरेक्टर है। एक विलन है, एक फिक्शन कैरेक्टर है ऑब्वियसली। उनकी वॉइस जो है निनाद कामत सर ने दी है, बट मैं भी उनकी वॉइस करता हूँ, तो वो कुछ ऐसा है। हार का डंक बहुत चुभता है, खासकर जब तुम अच्छाई की राह पर चलो और फिर भी हार ही जाओ। बहुत डर लगता है, पांव कांपने लगते हैं, मगर ये सब किस लिए? चाहे डरो चाहे भागो, मगर होनी को कोई भी टाल नहीं सकता। और अब मैं ही हूं, होनी भी और अनहोनी भी। कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है। हमें ऐसा लगा कि हम थानोस को ही सुन रहे हैं। मैं तो गब्बर सिंह में प्रवेश कर गया, कितने आदमी थे। तो ये देखिए, ये होता है कि आपको कुछ कुछ जोन में जाने की भ्रम में नहीं रहना चाहिए। मुझे लगता है कि अब हमारे साथी जो काफ़ी देर से अपने सवाल के साथ तैयार हैं, क्या पूछना चाहते हैं दोस्त साहब? जैसा कि सभी लोगों को पता है कि आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, लेकिन जब इस लुक में आप अपने घर जाते हैं या अपने दोस्तों के पास जाते हैं तो वो मतलब आपको क्या बोलते हैं उस टाइम, आपको कैसा लगता है? देखिए, दोस्त और फैमिली कहीं ना कहीं अप्रिशिएट ही कर रही है। और एक समय था जब घर वालों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था। उन्हें लगता था यार क्या कर रहा है यार, मतलब लाइफ ख़राब कर रहा है, ये सब चीज़ें कुछ नहीं होने वाले, जॉब अब करो, कुछ काम करो, है ना, आवाज़ कौन, ये इससे क्या होगा फिर। लेकिन जब आप कुछ करके दिखा देते हो फैमिली को, जब आप दिखाते हो कि आप इससे अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हो, तो फैमिली आप पे ट्रस्ट करती है। तो जब आप पे ट्रस्ट करती है तो उसके बाद आप कुछ भी करते हो, दे ट्रस्ट यू कि आप अच्छा ही कर रहे हो। तो अभी सभी का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। इवन पापा मेरे गांव से ही हैं, सभी लोग गांव से ही हैं, तो उन्होंने भी इस बार जो मैंने कॉस्प्ले किया था लास्ट टाइम, जब डीबी सिटी जब मैं गया था, उसका वीडियो उन्होंने देखा और उन्होंने तारीफ़ की। तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा कि चलो यार, पापा ने भी तारीफ़ की, मतलब उनको भी मुझ पर विश्वास है। और डेफिनेटली ऐसा करते रहना चाहिए भविष्य में भी। और उस वीडियो पे तकरीबन 24,000 व्यू आए हैं यूट्यूब पर। 24,000 24 लाख होंगे, 24 करोड़ पहुंचेंगे, क्योंकि आपके भीतर वो ताकत है। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं, आशीष, मैं भी जब आपकी उम्र में था, अभी भी बहुत बूढ़ा नहीं हो गया हूँ, लेकिन जब मैं सुबह जब आवाज़ की क्वालिटी अच्छी होती थी और मैं हरिवंश राय बच्चन की कविताएं पढ़ता था, तो मेरे पिताजी सोचते थे कि गया ये यहाँ से, या तो इसको इश्क हो गया है, या इसके साथ कोई मेंटल लोचा हो गया है, या ये भटक गया है। तो माताजी के पास जाके कहते थे क्या हो गया है बालक को, ये क्या कर रहा है भाई। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है कि, लेकिन फिर भी हमारी पीढ़ी को बहुत ज़्यादा फ्रीडम थी। आपको काफ़ी संघर्ष करना होगा, क्योंकि आप पैकेज इंडस्ट्री के बच्चों से टकराते हुए आर्टिस्ट बनने के लिए आगे आए हैं। जहाँ 30 लाख का पैकेज हो गया मोनू को, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है ना। स्नेहा ने तो कमाल कर दिया है, IIM में उसने नंबर 1 रैंक हासिल किया है। इन बच्चों के बीच में अगर कोई कहता है कि आवेटा और मैं थानोस की आवाज़ निकालूंगा, तो कठिन होता होगा। कितनी मुश्किल हुई होगी घर वालों को समझाने में? डेफिनेटली बहुत बहुत मुश्किल हुई थी। मतलब
लेकिन मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं थोड़ा बागी किस्म का इंसान हूँ। मैं अगर सही कुछ कर रहा हूँ तो मैं किसी की भी नहीं सुनता हूँ। बाद में जब उन्हें दिखा कि नहीं अच्छा कर रहा है, देन सभी ने सपोर्ट किया। अभी सब लोग सपोर्ट करते हैं। तो अभी मैंने खुद की एक कंपनी भी स्टार्ट कर ली है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग मैं फुल टाइम वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, तो काफ़ी अच्छा खासा मैंने अपना क्लाइंट बेस बना लिया है। बहुत बढ़िया आशीष। और मैं आशीष के बारे में एक चीज़ बताना भूल गया आप सबको कि आशीष जो बिग बॉस हैं, जो बहुत ही एक चर्चित रियलिटी शो है, उसके ये जो सोशल मीडिया पर जो उसके पेजेस हैं या सोशल मीडिया का जो प्रमोशन है, उसकी आवाज़ बिग बॉस चाहते हैं कि आप सभी अपने कक्ष से बाहर निकलें। एक बार आप बता दें, फिर कंचन अपने प्रश्न के साथ आपके सामने होगी। बिग बॉस चाहते हैं कि यहां पर जितने लोग भी मौजूद हैं, सभी लोग अपने सवाल बारी बारी से पूछ सकते हैं और सभी को अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। कंचन अपना सवाल पूछिए जी। सवाल क्या था, उसी से रिलेटेड है मेरा क्वेश्चन कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट होना एक बहुत ही अनकन्वेंशनल करियर ऑप्शन है। तो जब आपने स्टार्ट किया होगा, देयर कुड बी सम लाइक एक मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या मैं इसमें अपना फ्यूचर देखता हूँ। तो मैं वही जानना चाहती हूँ कि वो क्या मोमेंट था कि आपने सोचा कि आप इसमें अपना करियर बना सकते हो, या यू लाइक आप देखते हो कि एक सक्सेसफुल वॉइस ओवर आर्टिस्ट आप बन सकते हो। जी बोलिए, मेरे हाथ में जी। देखिए, ये हालांकि मैं लगभग मुझे 10 साल से ज़्यादा हो गया मैं वॉइसिंग में कुछ ना कुछ कर रहा था। बचपन से ही मेरी वॉइस में थोड़ा बेस बाय डिफ़ॉल्ट था। मतलब मैं ऐसे बात करते करते ऐसे बात करने लग जाता था। छोटा था, 10 साल का था तब से। तो मुझे लगता था कि मेरी वॉइस में ज़रूर कुछ ना कुछ तो अलग है। लेकिन अच्छा, उसके बाद मैंने मिमिक्री भी शुरू की। मैंने कुछ अमिताभ बच्चन वगैरह की मिमिक्री की, सनी देओल की मिमिक्री की। कुछ समय बाद लगा यार ये ना बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोग करते हैं, कुछ यूनिक क्या किया जाए। और ये सब तो ठीक है, पैसे कैसे बनेंगे इससे। तो 2016 से 17 के बीच मैं थोड़ा किसी वजह से डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि मेरा जॉब में मन नहीं लगता था, पिताजी के बिजनेस में मन नहीं लगता था। समझ में नहीं आ रहा था करूं क्या, क्योंकि इन चीज़ों के लिए तो बना नहीं हूं मैं। मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, मुझे पता भी नहीं था कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट या डबिंग आर्टिस्ट जैसे टर्म्स होते हैं। तो मैंने ऐसी वॉइस आर्ट सर्च किया, वॉइस आर्ट। तो मुझे ऐसे काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट नंबर मिले वॉइस आर्टिस्ट लोगों के। वहाँ से पता चला अच्छा वॉइस आर्टिस्ट टर्म भी होता है। मैंने उनसे कांटेक्ट किया, काफ़ी कोशिश की। फिर मैं उसके बाद मुझे मुंबई का पता चला। मुंबई में गया मैं, वहाँ पे मैंने एक 7-8 दिन का वर्कशॉप लिया। उससे मुझे इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया, धीरे धीरे काम करते करते। और बस कॉन्टैक्ट्स बनते चले गए, काम मिलता चला गया। काफ़ी बार अप एंड डाउन्स भी आए। कई बार ऐसा भी समय होता था कि 2 महीने 3 महीने तक कोई काम नहीं है, बिल्कुल फोकट बैठे हुए हैं। बट धीरे धीरे जब कॉन्टैक्ट बन जाता है, आपकी आवाज़ अच्छी होती है, तो आपको काम मिलने लगता है। और एक बार काम कोई भी क्लाइंट जुड़ जाता है तो फिर वो आपसे लॉन्ग टर्म तक जुड़ा रहता है। तो अब पेशे खिदमत हैं हमारी युवा आर्टिस्ट जो सवाल करेंगे। जी पूछिए, माइक्रोफोन बढ़ाइए उनकी तरफ। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इस कैरेक्टर से इतना इंस्पायर्ड कैसे हुए कि आपको लगा कि मुझे यही कैरेक्टर अपनाना चाहिए और मुझे इस तरीके का अवतार लेना चाहिए। देखिए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मुझे शुरू में लोग जब बोलते थे कि मैं इस कैरेक्टर की तरह दिखता हूँ, तो मुझे लगता था यार ये ठीक नहीं है। फिर बाद में मैंने इसको एज ए कॉम्प्लीमेंट लेना शुरू कर दिया। और जब कॉम्प्लीमेंट लेना शुरू कर दिया तो अच्छा लगने लगा कि हाँ यार ठीक है, एक हॉलीवुड के कैरेक्टर से तो मेरा कंपैरिजन हो रहा है एटलीस्ट। सो लेट्स मेक इट समथिंग। और ये जो कैरेक्टर कॉस्प्ले वाली बात है, तो ये मुझे बस अभी जैसे ही मूवी का ट्रेलर आया, यानी द वे ऑफ वाटर का ट्रेलर आया, तो वहाँ से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला कि ऐसे दिमाग में खुराफात कुछ ना कुछ आता रहता है। हम लोग तो आर्टिस्ट हैं, तो ऐसे खुराफात आया, चलो कुछ करते हैं, इस बार कुछ कॉस्प्ले करेंगे। तो बस उस समय से मैंने इसको प्ले कर दिया। जी कृष्णा हमारे साथी हैं, आपसे सवाल है। कृष्णा पूछिए। आपसे ये क्वेश्चन है कि जो आम जनता जानना चाहती है, जो आम दर्शक जानना चाहते हैं कि इस मेकओवर को लेने के लिए आपको कितना समय लगा और उतारने के लिए कितना समय लगेगा? ये मेकओवर हम दिखाएंगे भी। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे देखिए, लास्ट टाइम जब मैंने किया था तब मैंने इल्यूजन मेकओवर स्टूडियो से किया था, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। और इस बार जो है मैंने शानिका जी से लिया था ये मेकअप, इस बार भी बहुत अच्छा उन्होंने किया है। तो लास्ट टाइम मुझे लगे थे लगभग 4 घंटे 25 मिनट कंटिन्यू, और इस बार मुझे 2 घंटे 30 मिनट के आसपास लगे, यानी 2.5 घंटे। और उतारने में लास्ट टाइम तो मुझे 2 दिन लग गया था,
My God, होली के रंग की तरह। एग्जैक्टली कान में कहीं यहाँ वहाँ लगा हुआ है, ऐसा लगता था। बट इस बार इन्होंने कुछ ऐसे मुझे टिप्स और ट्रिक्स बताए जिससे मैं इसको शायद एक दिन में उतार लूँ। क्या बात है जी। हाँ, 2 छोटे-छोटे सवाल क्योंकि वक्त कम है जी। जल्दी सवाल 2 आप करके माइक्रोफोन दीजिएगा तो हम दोनों सवाल एक साथ ले लेंगे। जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपने वॉइस ओवर सीखने के लिए थिएटर रंगमंच का मतलब रंगमंच से सीखा है, ये पूछना चाहता हूँ सर मैं आपसे। आप भी पूछ लीजिए फटाफट। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने वॉइस ओवर का मतलब लिया है, तो आपको कभी स्ट्रगल टाइम आया होगा जहाँ पर आप अपने आप को डाउन महसूस किए होगे, तो आपने उसको किस तरीके से मतलब मोटिवेट किया कि मुझे नहीं इस चीज़ को करना है, आगे जाना है, इस चीज़ को लेकर? आशीष, ये हम सब का सवाल है, ये हम सब का सवाल है क्योंकि आपने डिप्रेशन की बात जितनी ईमानदारी से की, मैं भी बहुत ऑनेस्टली बोलता हूं कि हम में से शायद यहाँ बहुत कम लोग होंगे जो डिप्रेशन से नहीं गुजरे होंगे। डिप्रेशन में आना और उसको एक्सेप्ट करना कठिन होता है क्योंकि एक टैबू मान लिया जाता है हमारे यहाँ, लेकिन हर फेलियर डिप्रेशन लाता है, लेकिन डिप्रेशन से लड़ के निकलने वाले हम सब वॉरियर हैं जी। डेफिनेटली। तो सबसे पहले उनका सवाल था कि कैसे किस तरह की तैयारी आप करते हैं? हाँ, देखिए उन्होंने थिएटर का पूछा, तो मैं थिएटर मैंने कभी नहीं किया है। मैंने बस दूसरे वॉइस आर्टिस्ट लोगों को देख कर सीखा है, उन्हें सुन कर सीखा है। मैं सच कहूँ तो आप उन्हें बहुत बार सुनते हैं, बृजभूषण जी सर जानते होंगे, ही इज़ द गॉड ऑफ वॉइस। हालांकि वैसे तो चेतन शशितल जी बहुत वर्सेटाइल हैं, हरीश भिमानी जी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन इन सभी के बीच में मुझे बृजभूषण जी बहुत पसंद हैं। आपने उन्हें डिस्कवरी पे, एनिमल प्लैनेट पे नरेटर एज अ नरेटर वॉइस आपने सुना है उन्हें, तो वो मेरे लिए भगवान है। ही इज़ अराउंड 85 ईयर्स ओल्ड और हिज वॉइस इज लाइक वो जो आवाज़, मैं इनका नाम नहीं जानता, चंदा जब सुबह निकली तो उसे पता नहीं था कि आज खाना मिलेगा कि नहीं, इस तरह की जो आवाज़ डिस्कवरी में हम सुनते हैं, उनकी की आवाज़ थोड़ी सी बताइए ना। उनकी वॉइस में एक स्माइल है, हमेशा ऐसा लगता है कि शहद सा घुला हुआ है। एक बात बताएंगे आप, खीर की खुशबू कभी फोन पर आई थी? फोन पर कभी किसी ने आपको एक गर्मा गर्म रोटियां खिलाई थी? याद कीजिए। सर्दियों में कभी किसी ने आपको कंबल ओढ़ाया था? और माथे पर पट्टियां किसी ने फोन से तो नहीं रखी थी? कुछ इस तरह से। हाँ, तो थिएटर आपने नहीं किया, लेकिन ये जो सवाल था कि कैसे जब लो होता है मन, जब नीचे जाता है मन, तब कई बार बहुत मोटिवेशनल स्पीचेस, पंक्तियां, ये सब मुंह चिढ़ाती हैं कि क्या क्या ये सब सुने यार, अभी तो डाउन है मामला है। कैसे आपने अपने को उठाया, डिप्रेशन से कैसे निकले? डेफिनेटली उस समय के बाद आप 2 तरह के रास्ते चुन सकते हैं। या तो आप बहुत पॉजिटिव हो जाएं, आप लाइफ को लेकर बहुत सीरियस हो जाएं, कुछ बढ़िया करें, कुछ करके दिखाएं, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी काइंड ऑफ। या फिर आप गलत रास्ते पर चले जाएं, आप ड्रिंक करने लगें, आप गलत तरीके से अपने आप को बर्बाद कर दें। तो मैंने पॉजिटिव वाला रास्ता चुना और यकीन मानिए उससे पहले यानी 2017 से पहले मैं अलग पर्सनालिटी था, मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, मैं बातें नहीं करता था, मैं बहुत कम बोलता था। लेकिन उसके बाद जो पता नहीं कहाँ से एक ऐसी एनर्जी आई, मतलब मुझे किसी मोटिवेशनल स्पीच की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मुझे लगता है आई एम द सोर्स ऑफ मोटिवेशन। तो मुझे वो एनर्जी मैं हमेशा महसूस करता हूँ। कोई मुझसे पूछता है कि आशीष कैसे हो, मेरा जवाब पता क्या रहता है? मैं हूँ फिट, हैप्पी, पॉजिटिव और एनर्जी से भरा हुआ, बिल्कुल हमेशा की तरह। तो ये आप कभी भी मुझसे पूछेंगे मैं हमेशा ये जवाब दूंगा, और पिछले 5-6 सालों से यही जवाब है। तो मैं हमेशा महसूस करता हूँ कि मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ और मैं रहता भी हूँ। काम में कई बार ऐसा होता है कि काम बहुत डाउन जाता है, ऑब्वियस सी बात है, आप थोड़े डिमोटिवेट होते हैं, लेकिन दुनिया को मत दिखाइए कि आप डिमोटिवेटेड हैं, खुद को समझाइए और थोड़ा पेशेंस रखिए। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, तो काम अगर डाउन है तो वो अच्छा भी होगा, और अपने खर्चे उस हिसाब से आप कम कर लीजिए जब भी आपको ऐसा समय आए तो। और मैं तो ऑब्वियस सी बात है, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, मेरे कोई उल्टे सीधे शौक नहीं है, तो वैसे भी खर्चे बड़े लिमिटेड है। बेस के लिए सिगरेट भी नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दोस्तों एक दिमाग में ना लोगों के मिसकॉन्सेप्शन है कि सिगरेट पीने से वॉइस में बेस बढ़ता है। लड़कों को खासकर ना बेस का बड़ा शौक है, मुझे कॉल आते हैं, सर मुझे ना अपनी वॉइस में थोड़ा बेस बढ़ाना है, क्या किया जाए? बेस ऐसे नहीं बढ़ता है, बेस बढ़ाना घटाना इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है आपको। आप अपनी वॉइस को ठीक कर लीजिए, आप अपने डिक्शंस, प्रोनाउंसिएशंस, मॉड्यूलेशन पे ध्यान दीजिए, उतना इनफ है। काफ़ी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आशीष जी को आप जल्दी देखेंगे बहुत आगे। बहुत अच्छा लगा आशीष आपसे बात करके, बहुत आनंद आया मुझे भी सर, हमारी टीम के साथ
बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा ही लगा होगा सर? डेफिनेटली। मैंने बोर तो नहीं किया था? बिल्कुल नहीं सर, बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ेदार था। मेकअप से लेके यहाँ तक का सफ़र बहुत बढ़िया था, और ये जो हमारा सेशन था ये भी बहुत। आपको नए साल की सपरिवार बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी पूरी टीम को शुभकामनाएं। और एक बार फिर मैं आप सभी को, बंसल न्यूज के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश भर के दर्शकों को, दुनिया भर को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आ रहा हूं दीपक आपकी तरफ। बहुत शुक्रिया शरद जी, और वाकई आपने एक बेहद यूनिक, बेहद खास शख्सियत से हमें मिलाया है। और बिल्कुल हमें ये नहीं लगा कि हम आशीष से मिल रहे हैं, हमें ये लगा कि 7 समंदर पार वाकई जैक सुली हमारे बीच आए हैं, भोपाल आए हैं और हमारे दर्शकों से मुखातिब हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका साल के अंत में एक ऐसी खास और ऐसी यूनिक शख्सियत से हमें मिलाने के लिए। अब देखिए दर्शकों को हम ये तो बता दें, जिन आशीष से आप मिले हैं